हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सारे सब यूनिट से क्वेश्चन हैं। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स होते हैं उसमें सारे से क्वेश्चन है। तो आगामी एग्जाम या तो आप या पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, किसी भी स्टेट से, तो आपको हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत से। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। यानी 3 इसके उत्तरदायी कारण है और कौन इसका नहीं है। देखो, प्रत्यक्षवाद है, इतिहासवाद है, नैतिक सापेक्षता, वैचारिक बहुलवाद। तो वैचारिक बहुलवाद इसके अवनति का कारण नहीं है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी कारण है। कौन कौन सा है? महान राजनीतिक दर्शन परंपरा का अवसान, इतिहासवाद, राजनीति शास्त्र में विज्ञान बनाने की चेष्टा, व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव, तथ्यों के संकलन पर दिए जाने वाले जोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नव उदार इनमें से विश्वास नहीं करता है। नव उदारवाद किसमें विश्वास नहीं करता है? रेगुलेशंस, डिब्यूरोक्रेटाइजेशंस, विनिमय और स्टेटिजाइजेशंस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, नव उदारवाद मुक्त और खुले बाजार की आवश्यकता पर बल देता है। यह सामान्यतः राज्य और विशेषकर उसकी हीगलीय संकल्पना एवं समाविष्टि से संबंधित सिद्धांतों में बौद्धिकवाद विरोधी प्रवृत्ति का घोतक है। हेयक, फ्रीडमैन, नॉजिक प्रमुख नव उदारवादी विचारक हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। विचारधारा को किसने इस रूप में परिभाषित किया? विचारों का समूह, उसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्षण तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं। इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ फेंकने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है मार्टिन सेलिगर। तो देखिए, मार्टिन सेलिगर ने विचारधारा को निम्न रूप में परिभाषित किया: विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्षण तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं। उस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, उखाड़ फेंकने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है कौन है? मार्टिन सेलिगर है। अगला है कथन, और ये है, देखिए, राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेता होते हैं। कारण बोल रहा है क्योंकि समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेता अनिवार्य तौर पर राजनीतिक दार्शनिक नहीं होते हैं। तो क्या है, दोनों बातें सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ इसको। राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेता होते, ठीक है, ये सिद्धांतवेता होते हैं। आगे कारण इसका बोल रहा है, समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेता अनिवार्य तौर पर राजनीतिक दार्शनिक नहीं होते हैं। देखो, यहाँ जब राजनीतिक दार्शनिक और सिद्धांतवेता की बात बोली जा रही है, और यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांतवेता अनिवार्य रूप से दार्शनिक नहीं होते, तो दोनों कथन तो सही है, बट इसको उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है मैच करना है आपको। एम फूको है, स्टीवन लुकास है, स्टीवर्न ग्लेंग है और एफ नित्से है। अब इनकी अवधारणाएं हैं, तो इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन डी। तो यानी फूको के हो जाएंगे बायो पावर या जैव शक्ति सत्ता। स्टीवन लुकास का है सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण। और नित्से का है आपका सर्किट्स ऑफ पावर, और है ना, सॉरी, इसका सर्किट्स ऑफ पावर। और नित्से का है आपका ये विल टू पावर। डी में फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोकतांत्रिक सिद्धांत
को किस उदार चिंतक से संबंधित करेंगे? लोकतांत्रिक शांति, तो माइकल डॉयल। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत तो चिंतक माइकल डॉयल से संबंधित है। मूल रूप से इसका प्रतिपादन कांट ने किया था। अगला है राजनीतिक दार्शनिक से है। किसने कहा करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? तो नॉजिक। नॉजिक आपके नव उदारवादी थिंकर हो जाएंगे। देखिए क्या बोलते हैं, नॉजिक न्यूनतम राज्य के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्तियों के अधिकार पवित्र हैं तथा किसी भी स्थिति में उनका हनन सहन नहीं किया जा सकता। नॉजिक ने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क और मांसपेशी तथा नसों के बराबर है? तो ये मार्क्स का कथन है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स के शब्दों में श्रमिक जो पैदा करता है, जो प्राप्त करता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। जैसे देखिए, कच्चा माल आता है, वो फैक्ट्री में या कहीं भी जाके उससे उत्पाद जो तैयार किया जाता है, उसका जो कॉस्ट है और जो श्रमिक से परिश्रम करके जो उसको बनाते हैं, एक्शन में तो श्रमिक बनाते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो जो उसका मुनाफा होता है वो किसको मिलता है? वो जो पूंजीपति वर्ग है, ठीक है। तो जो कच्चे माल और उत्पादक माल के जो बीच की जो मूल्य में जो चेंजेस हुए हैं, जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हुआ है, उसी को मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को बोला है। और मार्क्स का कहना है एक्चुअल में जो अतिरिक्त मूल्य जो बना है, बढ़ा है, वो मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगला है प्लेटो का पुनः प्रकटन इसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो सब में पाया जाता है। देखिए, थॉमस मोर का यूटोपिया है, कैम्पानेला का सिटी ऑफ द सन, बैकन का न्यू अटलांटिक्स और उपरोक्त सब। तो इसका हो जाएगा सारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पुरुष स्वाभाविक रूप से असमान है, ठीक है, क्या सही नहीं बोला जा रहा। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्था स्त्री संभावना से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं। डी है दास तथा उचित सिद्धांत की गई क्योंकि वह दास के श्रेष्ठ स्थितियों नहीं दिलाती हैं। तो इसका डी हो जाएगा। देखिए, अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति उसका उपकरण है। उसने परिवार के प्रमुख अंग में निम्न को रखा है। क्या क्या है? स्वामी, सेवक, पति, पत्नी और संतान। उसने स्त्री और पुरुष को के अधीन माना है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11, उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की थी? तो ये टेलर ने की थी, उनकी सहायता जे.एस. मिल की, श्रीमती हैरियन टेलर। अगला, हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ होता है तो उस वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफल रहता है। तो हॉब्स ने फेलिसिटी का अर्थ उस वस्तुओं को जिनका पाने के समय समय पर इच्छा करता है, ठीक है। हॉब्स इंग्लैंड का प्रमुख समझौतावादी विचारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण से सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? तो ये रूसो ने किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन किसने किया है? तो इसको देखो, लॉक का पुस्तक एशे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन कंडीशन में अनुभववाद का विचार प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के प्रथम भाग में रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क का खंडन किया है। इस प्रकार प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है, रॉबर्ट फिल्मर।
रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्क। देखो लॉ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा इसमें नहीं ना किया, ये क्या दे रहे कंसर्निंग, इसमें तो नहीं है, ठीक है समझ गया आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, समाज की राजनीति की दो सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पहला है दूसरों को स्व मानकर उनके साथ व्यवहार करो और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। तो ये है अरविंदो घोष का। अगला है एम एन रॉय की गतिविधियां घटनाओं को क्रम में सजाना है। तो इसका जो क्रम है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। देखिए सबसे पहले हो जाएगा कॉम्युनिटर्न से बाहर निकाला गया। फिर है साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ की गई। फिर है आपका उग्र कांग्रेसियों की लीग गठित, और सबसे बाद में भारत पुनर्जागरण आंदोलन का प्रारंभ। अभी ये कब कब हुआ ये भी ध्यान रखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित किसे चुना गया है। तो रूजवेल्ट को, ठीक है। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया, उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इनके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिकगण आलोचना करने लगे। कि ये कारण बोला जा रहा है, ये कथन बोला जा रहा है, उसका कारण बोला जा रहा है, सॉरी, सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अपस्फीति प्रकट करता है और इस प्रकार से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। तो ये दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया किस देश में है। तो यूके में है। अगला है राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएस के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति ही गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है। तो ये जिम कार्टर, ये लिख लेना, ऐसे ऐसे कोटेशन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम से उठाया हुआ रहता है, तो उसको आप लिख लिया करो। देखो यूएस राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला कथन है किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल रहा है, तो ये वाला नहीं है। प्रतिनिधियों के सदनों को महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति प्राप्त है। डी है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया गया, तो ऑप्शन बी है। देखिए अगला है मैच करना आपका बुर्जुआ मॉडल, निरंकुश मॉडल, टेक्नोक्रेटिक तकनीकी तंत्र मॉडल और पॉपुलिस्ट मॉडल। तो देखिए मैच ही किया हुआ, मैं बता देती इसका राइट आंसर ऐसे ए था, मैच ही किया हुआ है ये। बुर्जुआ मॉडल विधानमंडल निर्वाचन प्रक्रिया में शहरी आर्थिक समृद्धि, निरंकुश है दमित मध्यम वर्ग, टेक्नोक्रेटिक मॉडल निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश, पॉपुलिस्ट मॉडल है उच्च राजनीतिक प्रतिभागी तथा आर्थिक असमानता पर जोर। 23 है स्वेज राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सही नहीं है, ठीक है। 23 तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो देखिए यूएस की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। स्विस सरकार के अलगाव की स्थिति सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है। अवशेष शक्तियां इकाई की है। स्विस राजनीतिक प्रणाली ने एकात्मक न होकर बहुल है, अर्थात स्विस कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है। एक मिनट रुकिए, इसका 1 2 3 सही था ना, ये वाला, ये और ये एकात्मक नहीं है, इसको एलिमिनेट करना था, बहुल कार्यपालिका है वहाँ। अगला है एक दल प्रणाली का गुण है व्यापक स्वार्थ उन्मुखी और व्यवहारिक समर्थन। तो नहीं है बोल रहा ना, एक दल का क्या वो नहीं है, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो है 3 है। 25 क्या निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है। तो ये किए हैं डेविड एप्टर, ठीक है।
कौन सा? नवीन परिवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। अगला है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट में कौन है? तो ये हो जाएगा पहचान और वैधता का संकट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। अगला है क्या क्या है, देखिए पहचान की संकट है, वैधता का है, वितरण का, सहभागिता का संकट, समेकन का संकट, अंतर विषयक संकट। ठीक है, 6 है, आप 6 और लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला है, आज मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन है, रेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो देखिए क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा किसने यह कथन कहा है कि हम जबकि चाहते हैं कि संविधान ठोस एवं इतना स्थानीय जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई अस्थायित्व नहीं होता। यदि हम किसी को जड़ तथा अस्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास पर रोक देते हैं। तो यह है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अगला है राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। 67 रीजन का क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकार को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। ठीक है, ये तो आपका कथन बोला जा रहा, उसका कारण क्या बोला जा रहा है देखते हैं। कारण बोला जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ा आकार देने की अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है, और जिस उसमें भी परे से संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की और न्यायालय अन्य देशों की भूमिका निभाता है। तो इसका हो जाए, एक तो असत्य है बट आज वो जो रीजन है वो सही है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोजन नहीं है? तो लोक स्टैंडिंग नहीं है, बाकी है, नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है, और किसी ने कमेंट किया था कि इसका एक्सप्लेन भी करा दीजिएगा मैम, तो मैं इसलिए ऐसे तो 50 क्वेश्चन एक क्लास में करा देती हूँ, बट आज मैंने 30 ही क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा करा दूंगी, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस में। ठीक है, तो हम आगे करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं अभी यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज और साथ ही साथ उसका पीवाईक्यू भी लेके आ रही हूँ। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स फैमिली में कोई वो किसी भी स्टेट का देने वाले होंगे तो वो हर स्टेट के लिए हेल्पफुल है, बट अगर यूपी के हैं तो खासकर आप उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा इस ग्रुप को, तो उन्हें काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। और अगर आप भी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप देख लेना। अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी 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 बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका एक्सप्लेन भी करा दूंगी ताकि इससे अलग भी जो क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह बने रहें मेरे चैनल पे।